सुप्रभात। मैं प्रशांत कुमार चतुर्वेदी यूएस एकेडमी राजपुर कैंपियरगंज से आपका हिंदी का शिक्षक। विद्यार्थियों, आज हम सभी कक्षा छठवीं की हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 1 का 5वां अध्याय अक्षरों का महत्व को पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक गुणाकर मूले जी हैं। इस पाठ में लेखक ने अक्षरों की महत्ता को स्पष्ट किया है। अक्षरों की उत्पत्ति कैसे हुई, इनका विकास कैसे हुआ, ये अक्षर मानव जीवन के लिए किस प्रकार सहयोगी सिद्ध हुए और इन अक्षरों ने मानव जीवन को कैसे गति प्रदान की। इस पाठ में लेखक हमें यही बताने का प्रयास कर रहा है। इसके साथ साथ लेखक हमें यह भी बताने का प्रयास कर रहा है कि इनके अभाव में मानव जीवन कैसा होता। विद्यार्थियों, क्या आपने कभी कल्पना की है कि अगर अक्षर न होते तो हमारा जीवन कैसा होता? क्या हम अपने पूर्वजों के इतिहास से परिचित हो पाते? क्या हम अपने पूर्वजों के ज्ञान और उनकी उपलब्धियों के बारे में जान पाते? उन उपलब्धियों को अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ पाते? क्या अक्षरों के अभाव में विचार विनिमय संभव था? भावों का आदान प्रदान संभव था? नहीं, कदापि नहीं। अक्षरों के अभाव में ये सारी चीज़ें संभव नहीं थी। इस पाठ में हम इसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आइए पढ़ते हैं अक्षरों का महत्व। लेखक कहता है, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। यह बात बिल्कुल सत्य है। हमारे इस विश्व में बहुत से देश हैं। उन सभी देशों की अलग अलग भाषाएं हैं। उन भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग लिपियां हैं और उनके अलग अलग अपने अक्षर यानी वर्ण हैं। और उन वर्णों में, उन अक्षरों में ही अलग अलग तरह की भाषाओं को छापा जाता है, अलग अलग तरह की किताबों को छापा जाता है और ढेर सारी किताबें हर दिन हमारे इस विश्व में, हमारे इन बहुत सारे देशों में छपती रहती हैं। लेखक कहता है कि अगर अक्षर न होते तो हम दुनिया के हाल को जान नहीं पाते। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। देखिए, हमारा देश क्या है, हमारे देश में बहुत ही धार्मिकता चलती है। धर्म को मानने वाले बहुत लोग हैं। आस्था, ईश्वर में बहुत ही आस्थावान होते हैं। तो सभी ईश्वर, ये सारी चीज़ें वो ईश्वर प्रदत्त समझते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं ईश्वर की दी हुई हैं। उनके अनुसार ये अक्षर भी ही ईश्वरों की ही देन है। अक्षरों की उत्पत्ति भी ईश्वर के कारण ही हुई है। ऐसा जो धार्मिक विचारधारा वाले लोग होते हैं उनका मानना है। ठीक है, लेकिन लेखक क्या कहता है, लेखक क्या सोचता है, इसको भी जान लेते हैं। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। लेखक यह कहता है कि जो पुराने जमाने के लोग हैं, अर्थात जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, जो आस्थावान हैं, ये दुनिया ईश्वर प्रदत्त समझते हैं, ईश्वर की देन समझते हैं, वो जानते हैं, उनका मानना होता है कि ये अक्षर भी ईश्वरों की ही देन है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने ही की है। लेखक कहता है कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने ही की। सच, यह बात बिल्कुल सत्य है कि इस अक्षरों की खोज आदमी ने ही की है। कैसे की है और क्या यह अक्षर एक ही दिन में खोजे गए हैं? नहीं। इसको भी हम पढ़ते हैं। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारे देखिए इतिहासकारों ने बहुत सी जानकारियाँ एकत्र की हैं और उन जानकारियों के आधार पर हम भाषाओं की उत्पत्ति और उनके उद्भव के स्थान का भी, उनकी उत्पत्ति कब हुई और उनका उद्भव स्थान क्या है, इस बारे में भी हम जान सकते हैं। प्रारंभ में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी और उन बोलियों का, उन भाषाओं का और उनकी लिपियों का स्वरूप क्या था, इस बात की भी जानकारी हमें हो जाती है। हमारे इतिहास जो लिखे हुए हैं उनके आधार पर हम इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कौन सी भाषा किस देश में उत्पत्ति हुई,
कौन सी किस भाषा का की उत्पत्ति किस देश में हुई, इसकी भी जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी, हमारी यह धरती कितनी है, लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल पहले तक, 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे, इस धरती पर कोई भी जीव जंतु नहीं था। 2-3 अरब सालों तक, प्रारंभिक 5, लेखक बताता है कि यह धरती हमारी 5 अरब साल पुरानी है, और 2 से 3 अरब साल तक इस पृथ्वी पर कोई भी इस पृथ्वी पर कोई भी प्राणी नहीं था, कोई भी जीव जंतु नहीं था। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। करोड़ों साल तक इस पृथ्वी पर किसने राज्य किया है, वनस्पतियों ने और जीव जंतुओं ने। पहले तो 3 अरब साल तक इस पर कुछ नहीं था, फिर उसके बाद करोड़ों सालों तक इस पर सिर्फ वनस्पतियां और जीव जंतु ही पाए गए, और कुछ भी मानव मानव जाति का कहीं भी नामो निशान नहीं था। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। आदमी की उत्पत्ति यानी कि प्राणी मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई यहाँ, लगभग 5 लाख साल पहले। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। मनुष्य क्या जन्म लेते ही हमारी तरह सूट पैंट और सभ्य दिखने वाला व्यक्ति हो गया था? नहीं, वह भी जानवरों के रूप में ही था, वनमानुष के रूप में था। उसे भी रहन सहन का तरीका नहीं आता था। तो लगभग 5 लाख साल पहले जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई यहाँ, उसके बाद धीरे धीरे उसकी संस्कृति वह धीरे धीरे सब कुछ सीखता गया, और धीरे धीरे आगे चलकर वह सभ्य बना, और आज हमारे इस आधुनिक समाज का स्वरूप उस मानव से ही, उस प्रारंभिक मानव से ही निर्मित है या जुड़ा हुआ है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव में बसना शुरू किया। देखिए, एक एक चीज़ आप जो ये वर्ष दिए जा रहे हैं इनको ध्यान से पढ़िएगा, ये एग्जाम में भी आ सकते हैं। कोई 10,000 साल पहले, यह अनुमान के आधार पर बताया जा रहा है। एकदम एग्जैक्ट आपको एकदम वर्ष गिन करके 10,000 साल नहीं बताया जा रहा है, यह सिर्फ और सिर्फ अनुमान के आधार पर बताया जा रहा है। लेखक अपने अनुमान के आधार पर और इतिहास में वर्णित कालों के आधार पर ये चीज़ें बता रहा है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव में बसना शुरू किया। गांव में बसना, रहना, वहाँ एक साथ जुड़ करके रहना, लोगों के साथ मिलजुल कर रहने की जो परंपरा शुरू हुई वह लगभग 10,000 साल पहले हुई। गांव में रहना इंसान ने शुरू कर दिया। वह खेती करने लगा, और गांव में रहने लगा तो जीविकोपार्जन के लिए उसने क्या करना शुरू कर दिया, खेती करना शुरू कर दिया। वह पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करता था। वह किसके औजार इस्तेमाल करता था? पत्थरों के औजार इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे से भी औजार बनाए। देखिए, इतिहास जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें आपको सारी जानकारियाँ इससे जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। किस धातु का सबसे प्रयोग किया, कैसे हथियार और कैसे औजार बनाया करते थे, जीवन कैसे चलता था। वह ज़्यादातर वो शिकार पर उनका जीवन जो है शिकार पर निर्भर रहता था, प्रारंभिक मानव का। ठीक है, तो धीरे धीरे फिर उसका विकास हुआ और उसने खेती करना शुरू कर दिया। खेती के बाद वह व्यवसाय करना शुरू कर दिया उसने। तो उसका जीवन स्तर सुधरता चला गया, और आज इस आधुनिक मानव को आप एक विकसित मानव के रूप में जैसे जैसे उसका विकास हुआ वह बढ़ता चला गया, उसका स्वरूप बदलता चला गया, उसका विकास होता चला गया। बौद्धिक और शारीरिक बनावटें, उसकी बौद्धिक क्षमता का भी विकास हुआ, और उसने इस आधुनिक मानव का स्वरूप आज जाकर के ले लिया है। लेखक कहता है, देखिए, जैसे जैसे मनुष्य को चीज़ों का ज्ञान होता है, वह अपने स्वरूप, पहले पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, पत्थर काफ़ी वजनी होते थे। फिर उन्हें धातुओं का ज्ञान हुआ, धातुओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने किस धातु का इस्तेमाल? तांबे का इस्तेमाल किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। देखिए, प्रागैतिहासिक मानव का क्या अर्थ है? इतिहास काल में वर्णित मानव से पहले, जो इतिहास में वर्णित काल है उससे पहले का मानव। ठीक है, जो जैसे इतिहास जो लिखा गया है उससे पहले का मानव, जिसकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं है, उस मानव की बात कही जा रही है। प्रागैतिहासिक मानव जिसका इतिहास में कोई वर्णन
नहीं है अभी तक। ठीक है, प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव संकेत किए। जहाँ से इतिहास लिखा गया है उससे पहले के मानव की बात की जा रही है। प्रागैतिहासिक मानव मतलब जहाँ से इतिहास लेखन शुरू हुआ है उसके पहले का मानव। तो प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। अपने विचार और भावों का आदान प्रदान तो तब भी होता रहा होगा। अरे भाई, पशु पंछी भी अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं, जानवर भी अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं, तो मनुष्य भी करता रहा होगा। भले ही वह बोल नहीं सकता था, भले ही वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन भावों का आदान प्रदान तो होता ही रहा होगा। तो भावों का आदान प्रदान करने के लिए उन्होंने क्या किया, पहले चित्रों के जरिए वे भावों का आदान प्रदान करते थे। जैसे पशुओं, पंछियों, आदमियों आदि के चित्र, इनके चित्र बना करके वो विचारों और भावों को आदान प्रदान करते थे। इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए। भावों का चित्रों के माध्यम से जो संकेत किए जाते थे, उसके बाद भाव संकेत आए, हाव भाव के माध्यम से, और विचारों का आदान प्रदान किया जाने लगा। जैसे 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 एक छोटे वृत्त की चहु ओर किरण की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। एक सर्कल यानी कि गोलाकृत ले लेने पर और उसके चारों तरफ किरणों की आकृति बना देने पे वह सूर्य का आभास कराता है। ठीक है, जैसे एक छोटे से वृत्त की चहु ओर किरणों का द्योतक रेखाएं खींचने पर, किरणों का परिचय देने वाली रेखाएं खींच देने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। उसी तरह से बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। जब उन्हें ताप या धूप के बारे में बताना होता था तो वह सूरज का चित्र बना करके अपने इस भाव को प्रदर्शित करते थे। उन्हें धूप या ताप के बारे में बताना होता था तो सूरज का चित्र बना करके वह अपने इस मनोभाव को व्यक्त करते थे। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। अनेक तरह के ऐसे चित्र बना करके अपने भावों को वह प्रकट किया करते थे। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। धीरे धीरे मनुष्य ने क्या की, पहले चित्र संकेत आए, फिर भाव संकेत आए, और उसके बाद क्या है, अक्षरों की खोज हो गई। अक्षरों की जब खोज हुई, देखिए यह जो है किसी साल दो साल की बातों के बीच की बातों को नहीं बताया जा रहा है। ये इनको अक्षरों के ज्ञान होने में मनुष्य को लगभग हजारों साल लग गए। ठीक है, हजारों साल लगे होंगे। तब जाकर के काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। ठीक है, अक्षरों देखिए 10,000 साल पहले से मनुष्य ने क्या किया, गांव में रहना शुरू कर दिया, और उसके पहले ही उसके भाव संकेत, चित्र संकेत और भाव संकेत उसने शुरू कर दिए थे। गांव में रहना 10,000 साल पहले से शुरू किया, और लगभग 6000 साल पहले उसने अक्षरों की खोज की। लेखक कहता है अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। ठीक है, इसमें देखिए बहुत से चित्र भी दिखाए गए हैं, और किन किन चित्रों के माध्यम से क्या क्या चीज़ें बताने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए मध्य अमेरिका के ओजिम्बवा आदिवासियों के चित्र, ठीक है, वो क्या क्या चीज़ें बनाते हैं और किस किस तरह से वह प्रदर्शित करते हैं अपने भावों को। दाईं ओर से देखा जाए तो बाईं ओर क्रमशः क्या क्या चीज़ें हैं। तूफान के देवता का चित्र है। तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, देखिए किस तरह से सारे आकाश को घेरता है। नगाड़ा, ठीक है, पंखों को सुशोभित करता नगाड़ा, ठीक है। द्रोणकाक कौवा, और दवा खाने के में आदमी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखिए किस तरह से लगभग वो चित्र जिस तरह से वो बने हुए हैं, उनके आधार पर हम देख सकते हैं कि ये चित्र जो है लगभग उसी तरह के भावों को व्यक्त कर रहे हैं, जैसा कि हम थोड़ी बहुत हम इसकी कल्पना भी कर सकते हैं कि ये चीज़ें क्या हो सकती हैं, ठीक ना। चलिए देखिए, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अक्षरों की खोज के साथ, हाँ सचमुच एक नई युग की ही शुरुआत होगी। जब अक्षर आ जाने पर, अक्षरों का ज्ञान हो जाने के बाद मनुष्य की बहुत सी चीज़ें में सुविधा हो गई, भावों के आदान प्रदान में, विचार विनिमय में, ठीक है, विचार विनिमय में और जो है भावों के आदान प्रदान में काफ़ी उन्हें सुविधा हुई। और इसके बाद मनुष्य की प्रगति भी काफ़ी तेज़ी से होनी शुरू हो गई। भाई अपने भाव और विचारों को आसानी से एक दूसरे से वो प्रकट करने लगे, और
उन्होंने धीरे धीरे मानव संस्कृति और मानव सभ्यता का विकास भी होना शुरू हो गया। आदमी अपने विचारों और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। मनुष्य क्या करने लगा? अपने विचारों को और अपने हिसाब किताब को, ठीक है, अपने विचारों और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखना शुरू कर दिया। उसने लिखित तौर पर उसे अपने पास सुरक्षित रखना शुरू कर दिया। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। तब से मनुष्य को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। देखिए, प्रागैतिहासिक मानव, जो इतिहास लिखे जाने से पूर्व के मानव की बात कही गई, ठीक है। यहाँ जब से मनुष्य ने लिखना शुरू कर दिया तभी से, ठीक है, जब से मनुष्य ने किताबें लिखना शुरू कर दिया, हिसाब किताब लिखना शुरू कर दिया, विचार विनिमय करना शुरू कर दिया, लिख करके भावों का आदान प्रदान करना शुरू किया, तभी से मनुष्य सभ्य कहा जाने लगा। तभी से मनुष्य क्या कहा जाने लगा? सभ्य कहा जाने लगा, कि वो मनुष्य सभ्य है, ठीक है। मनुष्य की क्योंकि उसने अपने इतिहास को संचित करना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तभी से इतिहास का आरंभ माना जाता है। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब शुरू होता है जब आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। जब आदमी के लिखे हुए लेख मिलने शुरू हो जाते हैं तभी से उस इतिहास का, उस देश का, उस कौम का या उस देश का इतिहास माना जाता है कि इस देश या इस कौम की उत्पत्ति इस सन से या इस समय से हुई है। जब उस देश के या उस कौम के लोग इतिहास लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है, अपने बारे में लिखकर रखना शुरू कर देते हैं, ठीक ना। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं, ठीक है। इतिहास लिखे जाने से पहले के काल को हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। और उस मानव को प्रागैतिहासिक मानव कहते हैं, ठीक है ना। यह प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं और पूछे भी गए होंगे, अभी प्रश्न देखने पर पता चलेगा। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। यह बात भी लेखक की पूरी तरह से सत्य है कि अगर मनुष्य इतिहास न लिखता तो मनुष्य अक्षरों की खोज न करता और इतिहास न लिख पाता तो हम अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जान पाते, अपने इतिहास के बारे में नहीं जान पाते, ठीक है। वहाँ की संस्कृति और सभ्यता, मनुष्य की संस्कृति और सभ्यता के प्रारंभिक चरण को हम नहीं जान पाते, ठीक ना। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि, ठीक है। हमारे मानव जाति की जो संस्कृति, हमारी जो सभ्यता शुरू हुई है, इसके प्रारंभ में मनुष्य क्या करता था, कैसे रहता था, इसका रहन सहन, इसका पहनावा किस प्रकार का था, ठीक है। वहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा था, वहाँ कौन कौन से रीति रिवाज और परंपराएं चलती थी, कौन कौन से राजा हुए और किस किस प्रकार कितने कितने दिनों तक इनका शासनकाल चला। ये सारी जानकारियाँ अगर अक्षर न होते तो हम इतिहास के माध्यम से अगर अक्षर न होते तो इतिहास नहीं लिखा जाता और हम इन सब की जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते, ठीक है। और इतिहास लिखे जाने पर, अक्षरों की खोज हो जाने पर, इतिहास लिखे जाने पर इन सारी चीज़ों की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। कह सकते हैं कि यह मनुष्य की सबसे बड़ी खोज हो सकती है, क्योंकि इसी से हम अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी की जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसी से हम अपने पूर्वजों की जानकारी प्राप्त करते हैं और उनकी उपलब्धियों से हम कुछ नया सीखकर उसे अपने आने वाले जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। अक्षरों की खोज हो जाने के बाद ही मनुष्य क्या करने लगा? अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। भाई, हम लिख कर रखेंगे तभी तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियाँ उसे जान पाएंगी, ठीक।
ठीक है, आज आधुनिक ज़माना है, फिर भी लिखी ही जाती हैं सारी चीज़ें, रिकॉर्ड की जाती हैं, लिखी जाती हैं। लेकिन पहले के समय में और हमारे पूर्वजों की चीज़ों की जानकारी हम कैसे प्राप्त कर पाए? हम उनके लिखित इतिहास से ही उसके बारे में जान पाए, उससे हमने सीखा, उनकी रीति रिवाज, उनकी परंपराओं का ज्ञान प्राप्त किया, उनकी उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त किया। ये सब किससे संभव हो पाया? सिर्फ और सिर्फ अक्षरों से और इतिहास के लेखन से ये सारी चीज़ें संभव हो पाई। ठीक है, एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी में इस्तेमाल होने लगा। एक पीढ़ी की चीज़ें लिख करके जब उनकी उपलब्धियां और उनके ज्ञान को लिख करके संजोया जाने लगा, तब जा करके आगे की पीढ़ियां उसका इस्तेमाल अपने उज्जवल भविष्य के लिए करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। जैसे अक्षरों का विकास हो गया, देखिए जब हमें कोई भी चीज़ें, जैसे आप पढ़ाई करते हैं, आप जब आप पढ़ाई किए होते हैं और आप पढ़ाई करते हैं, तो आपको पीछे की आपको आने वाली चीज़ों के बारे में या आप कुछ नया सीखना होता है, तो आप क्या करते हैं? पुरानी चीज़ों को पढ़ करके आप उनसे नया कुछ सीखने के लिए, पढ़ाई हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो, जैसे कि हम कोई भी चीज़ नया करना हो तो हम पहले पुरानी चीज़ों से उसके व्यवहार से जोड़ते हैं, और उस पुरानी चीज़ों को से सीख करके हम उसे नए गतिविधियों से उसे जोड़ करके एक नई उपलब्धि हासिल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पुरानी जो एक पीढ़ी का ज्ञान है दूसरी पीढ़ी के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होता है, उससे काफ़ी चीज़ें काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, उससे एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी में से जोड़ा जाता है और उससे नई आने वाली पीढ़ियां उसका लाभ प्राप्त करती हैं। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। मानव जाति का सचमुच अक्षरों के ज्ञान हो जाने के बाद से मानव जाति का विकास बहुत ही तीव्र गति से हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उससे बनी हुई लिपियों का। लिपियाँ मतलब जिन अक्षर के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। ठीक है, अक्षरों के लिखने के तरीके को ही लिपि कहते हैं। तो यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं, वे कब बनाए गए और कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी भी है। यह बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अक्षरों के माध्यम से ही हमें हमारे एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी में प्रवेश करता है, उससे लोग सीखते हैं। तो अक्षरों के बारे में जानना अति आवश्यक है, उसे हमें जानने का प्रयास करना चाहिए, उनकी लिपियों को जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में काफ़ी ये हमारे जीवन को सरल बनाने में काफ़ी सहायक सिद्ध हुई हैं। आइए इस पाठ के प्रश्न को देखते हैं। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ नए युग की शुरुआत हुई? भाई, अक्षरों के साथ नए युग की शुरुआत कहा जाना बिल्कुल भी सही है। ठीक है, देखिए इस प्रश्नों को मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझा देता हूँ, क्योंकि इसको असाइनमेंट में मैं आपको इनके प्रश्नोत्तर आपको लिख करके आपको उपलब्ध करा दूंगा। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया कि अक्षरों के साथ नए युग की शुरुआत हुई? इसलिए कहा गया है क्योंकि अक्षरों की जानकारी हो जाने के बाद मनुष्य का विकास काफ़ी तीव्र गति से हुआ। मनुष्य की बौद्धिक क्षमता का भी विकास हुआ। मनुष्य ने व्यवहारिक अपने पूर्व के ज्ञान को संकलित करके अपने विकास को नया आयाम उसने दिया। ठीक है, नए तरीके से उसका प्रयोग करके एक नई अपने व्यवहारिक जीवन से उसे जोड़ा और उसे उपलब्धियां हासिल करने में काफ़ी सहायता प्राप्त हुई। और देखिए, अक्षरों की खोज से एक नए युग की शुरुआत इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि अक्षरों की खोज हो जाने के बाद विचारों का आदान प्रदान होना शुरू हो गया, इतिहास लिखकर रखना शुरू हो गया। ठीक है, और एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी में एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होने लगा। ठीक है, इससे मानव जाति और मानव जाति का विकास काफ़ी तीव्र गति से हुआ। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? देखिए, अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग आज लेखक ने बताया है कि अक्षरों की खोज का
कि भाव विचार पहले अक्षरों की उत्पत्ति पहले नहीं हुई, पहले भावों का आदान प्रदान होता था। किस प्रकार से होता था? चित्र संकेतों के माध्यम से, फिर भाव संकेत आए, उसके बाद अक्षरों की उत्पत्ति हुई। और लेखक कहता है लगभग 6000 साल पहले अक्षरों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अक्षरों की उत्पत्ति हो जाने के बाद मानव जीवन काफ़ी सुगम हो गया। भावों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान, और एक जगह से दूसरे जगह तक अपने संदेश भेजने में लोगों को, मानव को काफ़ी सुगमता, काफ़ी सरलता हो गई। ठीक है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? देखिए, जैसा कि अक्षरों के ज्ञान से पहले की बात बताई जा रही है, तो भाव संकेत होते थे और चित्र संकेत, इनके माध्यम से ही मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाता था। ठीक है, और वो पूरी तरह से समझने में, धीरे धीरे उनको समझने में काफ़ी समय भी लगता रहा होगा। ठीक है, क्योंकि सभी लोग चित्र संकेत और भाव संकेत समझने में काफ़ी समय लगा होगा। ठीक है, लोगों को अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों में पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? तो इसका आंसर आप सीधे यही लिख सकते हैं कि अक्षरों की खोज से पहले दूर दराज के इलाकों में अपने ज्ञान को, अपने बातों को पहुंचाने में या दूर दराज तक अपनी बात को रखने में लोग भाव संकेत और चित्र संकेत का प्रयोग करते थे। अक्षरों की महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो, लेकिन देखिए, ध्वनि आप जानते हैं, ध्वनि वर्ण को ध्वनि कहते हैं। सबसे लघुतम इकाई जिसको खंडित न किया जा सके उसको ध्वनि भी कहते हैं और वर्ण भी कहते हैं। तो वर्ण बहुत ही, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। इन सब की जानकारी आप जानते ही हैं। 5 तरह के, और वर्णों के सहयोग से ही क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्द फिर वाक्य का रूप ले लेते हैं और वाक्यों से हम भावों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो अक्षरों की तरह ध्वनि का भी विशेष महत्व है। ठीक है, अक्षर और ध्वनि लगभग एक ही कहे जा सकते हैं। देखिए, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है? इस पाठ के पर शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करो। तो ये बातचीत करने वाला है। ठीक है, जब विद्यालय खुलेगा तो हम आप इस पर चर्चा करेंगे। हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? पता करो, शिक्षक को बताओ। देखिए, इसका कारण यही हो सकता है क्योंकि देखिए, खोज जो होता है, कोई विशेष खोज होता है, वह कोई विशेष व्यक्ति ही करता है। किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा ही कोई खोज की जाती है, लेकिन अक्षरों की खोज किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं की है। यह अक्षरों की खोज जो है धीरे धीरे कालांतर के आधार पर हुआ है। धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। ठीक है, किसी एक व्यक्ति या एक मनुष्य ने इसकी खोज नहीं की, बल्कि मनुष्य के सामूहिक प्रयास से और कई वर्षों के, कई सैकड़ों हजारों साल के प्रयास और हजारों साल के प्रयोग के बाद इन सब का विकास संभव हो पाया है। ठीक है, तो इसलिए इसका कोई उत्पत्तिकर्ता या इसका कोई खोजकर्ता नहीं है। इसका खोज बहुत से मनुष्यों के प्रयास से संभव हो सका है। ठीक है, फिर देखिए, ये प्रश्न बहुत उपयोगी नहीं है, क्योंकि चलिए आगे देखते हैं। अनुमान और कल्पना। पुराने ज़माने में लोग यह सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी। अनुमान लगाओ और बताओ। देखिए, इसका कारण यही हो सकता है कि ये पुराने ज़माने के लोग जो है ईश्वर में काफ़ी आस्था रखते थे और उनका मानना था कि ये पूरा संसार ही ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर के द्वारा दिया गया है, ईश्वर की अनुकंपा से चलता है। इसलिए उनका मानना था कि इस पृथ्वी की एक एक चीज़ ईश्वर की देन है और अक्षर भी ईश्वर के द्वारा ही निर्मित होगी। ठीक है, अक्षरों के महत्व के साथ मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूह चर्चा करके। देखिए, ये प्रश्न उपयोगी नहीं है। देखिए, ये सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके हल कराए जा चुके हैं। फिर भी इनको असाइनमेंट में मैं आपको इन सब के उत्तर आपको उपलब्ध करा दूंगा। धन्यवाद। और जो भी इस पाठ से संबंधित जो भी आपको शंका होगी वह
या जो भी आपको असुविधा होगी वह विद्यालय खुलने पर आपको इसको हल कराया जाएगा। जो भी आपके प्रश्न होंगे उसे हल कराया जाएगा। धन्यवाद।